विपक्ष का यह आरोप है कि आप अपनी हिंदू विचारधारा को आगे ले जाने के लिए एनसीईआरटी की किताबों में मूल बदलाव कर रहे हैं। ये सब ऐतिहासिक प्रमाण है, तथ्य ही है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी भी मानते हैं कि अकबर एक क्रूर शासक। एनसीईआरटी की किताब में सर अब आप ऑपरेशन सिंदूर डालने वाले हैं, इसको लेकर भी विवाद है। मोदी जी जो भी अच्छा काम करेंगे उसका विरोध करने की हमने एक फैशन बनाया है। समग्र शिक्षा जो राशि है, तमिलनाडु सरकार का ये आरोप है कि सरकार रिलीज नहीं कर रही है, हमें पैसे नहीं दे रही। देखो, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। आप आपकी हेकड़ी दिखाओगे, ये नहीं चल सकता। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। आप कौन होते हो विद्यार्थी के अपना विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व को आप सीमित करने के लिए? ये आपकी राजनीति है। राहुल गांधी कह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपने संघ से जुड़े हुए लोगों को भर दिया है, ये एक साजिश है पिछड़ी जातियों को शिक्षा क्षेत्र से बाहर। कर्तव्य पथ के ऊपर कह रहा हूँ, वो किसी भी सार्वजनिक मंच पे वितर्क के लिए हम उनके उत्तर देने के लिए राजी है। क्योंकि आप ओडिशा से हैं सर, और बालासोर में भी यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी, छात्रों से ही जुड़ा हुआ एक और विषय है सर। झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिर गई। पेपर लीक के इस त्रासदी से आप देश को कैसे मुक्त कराएं? उसको शून्य तक ले पहुँचाना, ये हमारी दायित्व बनती है। ये आपका कमिटमेंट है? बिल्कुल। अध्यक्ष चुनने में बीजेपी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? और आपका नाम भी बहुत चल रहा है सर। यूं ही कोई प्रधान नहीं बन जाता। अगर मोदी सरकार में 2014 से 3-4 सीनियर मंत्री हैं, ऐसे मंत्री जिनके नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी साहब हैं, तो एक नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी का, जिन्होंने ओडिशा से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। लेकिन जो पार्टी और संगठन में धारदार काम के लिए आप ज्यादा जाने गए, लेकिन इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके साथ आपने अपनी पार्टी को बहुत आगे ले गए, आप पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर काम किए, लेकिन शिक्षा मंत्री के रूप में अब आप पिछली सरकार से लगातार कार्यरत हैं। कि ये माना जा रहा है कि आप में एक कार्यकुशलता है पार्टी को, संगठन को आगे ले जाने की, और इसीलिए बीजेपी की विचारधारा, संघ की विचारधारा कैसे किताबों के जरिए जन जन तक, घर घर तक पहुंचाया जाए, इसके लिए आपको खास तौर पर चुना गया है। क्या ये बात सच है? अंजना जी, आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 2020 में से 34 साल के बाद, एक तो कहूं मैं 34 साल के बाद एक डॉक्यूमेंट बनी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन आज़ाद भारत में पहली बार भारतीयता के आधार पे, भारत की आत्मा के आधार पे एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। आज़ादी के उपरांत उस समय की लीडरशिप, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राजेंद्र बाबू, इन लोगों ने शिक्षा के ऊपर थोड़ा एक दृष्टि बनाई थी। लेकिन 70 दशक तक ये डिरेल हुआ था। पैराडिम शिफ्ट की कल्पना की गई 2020 में, जिसकी काम 2014 से शुरू हुई थी। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति आई, जिसके 5 साल अब हो गए। 5 साल अभी संयोग है, काल ही उसकी 5 साल पूरा हुआ है। और नया बैच अब मेरे दायित्व 4 साल की शिक्षा में और 5 साल की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 1 साल पहले कोरोना के समय में वो पॉलिसी आई, थोड़ा उस समय उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसको इंटरप्रिटेशन करना चुनौती रहा। लेकिन मैं सफलता के साथ पिछले 4 साल में, 5 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश की जमीन पे उतारने की काम शुरू हुई है। प्राथमिक शिक्षा से लेके प्री स्कूल समय से लेके हाई एंड रिसर्च तक देश की आवश्यकता क्या है, देश की नौजवानों की आकांक्षा क्या है, वैश्विक रिक्वायरमेंट क्या है, भारत की दायित्व क्या है, वहाँ तक हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनविजनिंग किया है। आज केवल ये विचार का विषय नहीं है, हमारा विचार क्या अलग हो सकती है, कोई संघ बीजेपी के विचार अलग नहीं है। भारतीय विचार ही, जिस भारतीय विचार में संस्कार है, दायित्व है, मेहनत है, पारदर्शिता है, मौलिक चिंतन है, भारत की दर्शन आधारित है, वही भारतीय शिक्षा प्रणाली है। चलिए, मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर सर लौटूंगी, उससे क्या देश को फायदा हुआ, कितने यूनिवर्सिटी हमारे क्यूएस रैंकिंग में गए, सब पूछूंगी। विपक्ष का यह आरोप है कि आप हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने के लिए और अपनी हिंदू विचारधारा को आगे ले जाने के लिए अकबर द ग्रेट, जो अभी तक किताबों में पढ़ाया गया एनसीईआरटी के, आप एनसीईआरटी की किताबों में मूल बदलाव कर रहे हैं। अंजना जी, मैं उसको ऐसे क्रूर शासक बन गए अकबर। तो हकीकत है, ये क्या इतिहास को एक परिवार ने और एक समूह ने अपने ही सुविधा से, अपनी कन्वीनियंस से चीज़ों को दिखाने का पिछले आज़ादी के उपरांत कोशिश किया। ये षड्यंत्र मैकॉले ने शुरू किया था, भारत को लंबे समय तक अपने गुलामी में रखने के लिए, भारत की आत्मा को खिन भिन करने के लिए उन्होंने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये विषय कहा गया है,
भारत को अगर लंबे समय तक गुलामी में रखना है तो भारत की शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करना पड़ेगा, भारत के इतिहास को भुलाना पड़ेगा। इतिहास संजना जी दर्पण होता है भविष्य को रास्ता निकालने के लिए। बिल्कुल। क्या जो तथ्य एनसीईआरटी ने इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन में किया है, न्यू एज पब्लिकेशन बुक पब्लिकेशन किया है, कौन सी विषय बताइए ऐतिहासिक तथ्य से परे हैं? क्या इस देश में हम लोगों को सिर्फ एक एंगल से दिखना चाहिए? भारत में अनेक शूरवीर है। क्या सुहेलदेव जी के बारे में भारत की शिक्षा प्रणाली में पढ़ाया जाता था? क्या बालक बाजी राउत की शहादत के बारे में पढ़ाया जाता था? क्या गुरु पुत्र दोनों साहबजादे के बारे में भारत की शिक्षा में पढ़ाया जाता था? ये कोई दृष्टिकोण है? ये कोई दृष्टिकोण नहीं, ये तो भारतीयता ही है। जिन लोगों ने अभी तक भारत की शिक्षा प्रणाली को जंजीरों में जकड़ के रखे थे, अभी हमको सौभाग्य मिल रहा है उसको अनबंडल करने के लिए। हम रेखा सीमित नहीं करते हैं, हम बड़ी लकीर खींचते हैं, रेखा को बड़ा बनाते हैं। ये बीजेपी संघ की विचारधारा नहीं, ये देश का इतिहास है। वो कह रहे हैं कि आपका सोर्स क्या है? जब आप अकबर के लिए कहते हैं कि विक्ट्री संदेश में उसने लिखा कि हमने काफिरों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, इतने हजार लोगों का नरसंहार किया, आपका सोर्स क्या है? वो उसको चैलेंज। देखिए, ये सारा विषय क्या काशी विश्वनाथ जी को तबाह करने के लिए कोई मुगल शासक ने ऑर्डर नहीं निकाला था? क्या उनकी प्रणाली में मूल समाज को, मूल भारतीयों के ऊपर उत्पीड़न नहीं हुए थे? ये सब ऐतिहासिक प्रमाण है, तथ्य ही है। किनको अगर अपने काले चश्मा पहनना ही उनको पसंद है, हम क्या कर पाएंगे? ये ऐतिहासिक तथ्य आधारित है, ये प्रमाण आधारित है, ये भारत की आत्मा से जुड़ी हुई विषय है। इस विषय को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए एनसीईआरटी को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने इस समय में 21वीं सदी में कम से कम भारत की नई पीढ़ी को अपने दायित्वबोध से जोड़ने के लिए, अपने विरासत को समझने के लिए और भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सही काम कर रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी भी बतौर शिक्षा मंत्री मानते हैं कि अकबर एक क्रूर शासक थे। देखिए, इतिहास के तथ्य है ये। मैं इतिहास की पाठक हूँ, मैं इतिहास की अनुयायी हूँ। सत्य को आप अस्वीकार नहीं कर सकते हो। ओवैसी साहब कहते हैं मुगलों को जितना गाली देना है दे दो, उनके यहाँ पर बड़ी बड़ी मीनारें हैं, ताजमहल से लेकर सब कुछ है, आप मुगलों को लेकर जितना भी गालियां दीजिए, लेकिन वो इतिहास का हिस्सा है। देखिए, हमने तो अपना ही पक्ष रखा ना, भारत की पक्ष ही रखा है ना। हम देखो, पिछले 1000 साल से 1947 की पहले लगभग 10वीं सदी से आगे भारत लंबे समय गुलामी के अंदर रहा, विभिन्न कालखंड में गुलामी के अंदर रहा है। हमने कई चीज पाया है, कई चीज खोया है। एक भारत एक जड़ से जुड़ी हुई सभ्यता होने के कारण कितना भी बाह्य आक्रमण हो, कितना भी हमारे ऊपर शोषण किया जाए, तब भी भारत जो कहते हैं हस्ती मिटती नहीं है। हम इस राजपथ पे, कर्तव्य पथ पे खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, हमारी ये विरासत, हमारी ये सभ्यता, हमारी हस्ती मिट ही नहीं सकता है। लेकिन इस कालखंड में जो आए, हमने सबको स्वीकार किया, हमने सबको अकोमोडेट किया। जिससे कोई भाषा, कोई तत्व हमको आत्मसात करना, हमने उनको आत्मसात किया और भारत की ज्ञान परंपरा दुनिया को ही हमने पहुंचाया। इसलिए हमें कोई विद्वेष किसी के ऊपर नहीं है। हम किसी चीज़ को भुलाना नहीं चाहते हैं, किसी को अनदेखा नहीं करना चाहते, लेकिन हम सत्य को स्थापित करना चाहते हैं। एनसीईआरटी की किताब में सर अब आप ऑपरेशन सिंदूर डालने वाले हैं, इसको लेकर भी विवाद है। अब संसद में इस पर बहस हुई, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कितने विमान गिरे, हमने समर्पण क्यों कर दिया, सीज फायर क्यों कर दिया, जो भी शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दो प्रश्न उठते हैं, अभी हम संसद में अपने विपक्ष को तो कन्विंस ही नहीं कर पाए हैं, और हम किताब में क्या सरकार की वाहवाही के लिए ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों की विचित्र प्रकार की एक आत्मविस्मृति में स्थिति में जा चुके हैं। कोई भी भारत काल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भारत की पक्ष रखने आया हूं। भारत की पक्ष क्या है? क्या ये जो भारत की सेना की ये गौरव है, उन्होंने जो पराकाष्ठा दिखाई है, क्या ये हम सभी के मन में एक प्रेरणा देने लायक विषय नहीं है? जो मानसिकता के लोग कभी भी जो कुंठित रहते हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो चुकी है, उनकी एक ही लक्ष्य है कि एक परिवार को कैसे हम महिमा मंडन करें, उनको कैसे सुरक्षित करें, उनकी वाहवाही करें। उस मानसिकता से आज बाहर आके देश गौरवान्वित हो रही ऑपरेशन सिंदूर के कारण। इतिहास ने किसको लेके गौरवान्वित हुआ है? जिन्होंने शत्रु को, प्रतिद्वंदियों को पटकनी दी, मात दी। आज भारत की सेना ने हमारी शत्रुओं को, जिन्होंने भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, 3 दिन पहले ऑपरेशन महादेव करके उनको हमने सबक सिखाई है कि भारत के ऊपर अगर आंच लाओगे तो आपको
मौत की घाट उतारा जाएगा। ये भारत की प्रतिबद्धता है। इसमें क्या ये विषय क्या अंजना जी नई पीढ़ी के अंदर नहीं जानी चाहिए? नई पीढ़ी भारत की ब्रह्मोस के बारे में नहीं जाननी चाहिए, आकाश के बारे में नहीं जाननी चाहिए? ये सब होगा एनसीईआरटी की निश्चित किताबों रूप में। में। ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, आत्मनिर्भर जो डिफेंस में बन रहे चैप्टर होगा, भारत पैराग्राफ। बिल्कुल बिल्कुल भारत की कूटनीतिक, भारत की सांसदों ने 7 ग्रुप मिलकर भारत की पक्ष को रखने के लिए दुनिया में गए। ये अलग बात है राहुल गांधी जी के परिवार को पसंद नहीं हो रही है। उन्हीं की पार्टी के लोग जो भारत की गौरव विदेश में किए उनको वो अस्वीकार कर रहे हैं, उनको नापसंद कर रहे हैं। लेकिन वो जाके भारत को गाली देंगे, भारत की बाहर जाके गाली देंगे, वो मंजूर है। ये उनकी सूझबूझ है, उनकी ये बौद्धिक स्तर बताती है। आज़ादी के उपरांत कई बार हमने पाकिस्तान के सामने साथ आमना सामना होना पड़ा, लेकिन पहली बार हमने पाकिस्तान के घर में घुस के जो तबाही किया भारत की सैनिकों ने, भारत की वायुसेना ने, भारत की सैन्य शक्ति ने, क्या इसके गौरवान्वित होने लायक विषय है कि नहीं? अंजना जी बताओ। राहुल गांधी जी अगर उसको लेकर शर्मिंदगी उनको आ रहा है, हम उनको क्या कहेंगे? उनको प्रभु सद्बुद्धि दे दे। राहुल जी ने ही कल कहा है सर, कूटनीतिक सफलता की आपने बात की, वो कह रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी से आधा भी साहस है तो इस संसद में ट्रंप को झूठा बोलिए। देखिए, अब इस पर क्या डालिएगा? सामंतवादी शक्ति अपने खानदान से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। उसी 71 में लगभग 1 लाख सैनिक भारत के कब्जे में थे, तब आपने क्यों उनको जाने दिया? भारत को उसके बदले मिला क्या? देखिए, ये कन्वीनियंट से इस देश सभी चीज़ों की गवाह है, सभी चीज़ों की साक्षी है। आप आपकी सुविधा से कूटनीति और वैदेशिक नीति को बदल नहीं सकते हो। आप जिन जिन विषयों पे खुद, कल माननीय प्रधानमंत्री ने सही कहा कि भाई छोटे मोटे दल किस प्रकार की भी बात कह सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की नौजवान सदस्य अपने नेता की चाटुकारिता में, प्रभु भक्ति में कुछ कहे तो उसको भी हम मान सकते हैं, लेकिन जिनकी घर में सत्ता, इस भारत की सत्ता दशकों तक रही, पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके घर में शासन रहा, उनके मन में एक भ्रम पैदा हो चुके हैं, हम ही नियम है, हम ही भारत है, हमारी बातें ही चलना चाहिए। ये इनकी जिनके मन में भ्रम है, जब भारत अपने नई रूप में आ रहा है, उनको सारा चीज नाजवाब गुजर रहा है, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। तो आप लोग पैराग्राफ डाल रहे हैं, 2 पन्ना डाल रहे हैं, या ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा चैप्टर होगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर भारत की 21वीं सदी में गौरव की विषय है। हाँ। इसको मॉड्यूल बनाया जा रहा है, उसको पाठ्यक्रम में लाया जाएगा, उसके ऊपर विशेष रेफरल बुक होगा, इसके ऊपर एज अप्रोप्रिएट। देखिए, जो हमारी इस बार नौजवानों ने, भारत की स्टार्टअप ने जो ड्रोन बना के भारत की सैन्य शक्ति को मदद किया, ये भारत की स्टार्टअप पॉलिसी की उपलब्धि है, भारत की इनोवेशन की उपलब्धि है। ये सारा विषय को एज अप्रोप्रिएट, सारा विषय को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये काम करेंगे। जो जो विषय में भारत की गौरव बढ़ेगा, भारत की आत्मविश्वास बढ़ेगा, भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी कही जाएगी, ये सारा विषय को हमें पाठ्यपुस्तक में लाना है, एज अप्रोप्रिएट लाना है। किस विषय को हमने छोटे बच्चों को समझाना है, किस विषय को हाई एंड रिसर्चर्स के बीच में लाना है, क्लास के सब हिसाब से करेंगे, होगा। एज अप्रोप्रिएट करेंगे, क्लास के हिसाब से करेंगे। अब इसमें रफाल पर क्या लिखेंगे? राहुल गांधी तो रफाल पूछ रहे हैं, गौरव गोगोई कह रहे हैं 35 था, अगर गिरा है तो बताओ, ट्रंप भी कह रहे हैं कुछ जेट गिरे, किसके गिरे हमारे, तो रफाल पर क्या लिखिएगा सर? हम राहुल गांधी नहीं आ रहे, गौरव गोगोई साहब नहीं है। उनको अपने बातों को पुष्टि करने के लिए कभी चाइना एम्बेसी जाना पड़ता है, कभी कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख की सर्टिफिकेट उनको चाहिए। मेरे को पूरा भारत के लोगों पर भरोसा है। देखो, युद्ध होता है, एक तरफा नहीं होता है, और युद्ध को जीते कि नहीं जीते, महादेव पे हमको जो हमलावर किए थे लोग, ऑपरेशन सिंदूर का सही बदला उन बहनों को सही उत्तर तब मिला जब ऑपरेशन महादेव समाप्त हुआ। उपलब्धि युद्ध में वैसी को गिना जाते, कोई तलवार गिर गया, कोई हाथी मर गया, कोई घोड़ा मर गया, हम कहेंगे कि पृथ्वीराज चौहान हार गए क्योंकि चेतक का देहांत हो गया, ऐसे कहा जाता है। ये तो दिवालिया मानसिकता का परिलक्षण है। जो लोग पाकिस्तान के साथ व्यापार धंधा करते हैं, जो लोग हर एक 3 महीने में जाके कोई राष्ट्र मुख्य की नज़र में आना चाहते हैं वाशिंगटन में, उनकी दिवालियापन हो सकता है कि फलाना ने क्या कहा, फलाना ने वो कहा। भारत अपने ऊपर खुद भरोसा रखता है और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा कर रखता है। अब आते हैं सर नई शिक्षा नीति पर, और नई शिक्षा नीति को लेकर अब 5 साल पूरे हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि क्या फायदा हुआ?
मतलब हमने हमारे शिक्षा को, हमारे छात्रों को, हमारे यूनिवर्सिटीज को इस नई शिक्षा नीति से क्या फायदा हुआ है? दुनिया के वैज्ञानिकों ने, दुनिया के मानव साइकोलॉजिस्ट ने, दुनिया के एक्सपर्ट ने एक विषय कहा था, बालक की फॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट छोटे उम्र में हो जाता है। हाँ। भारत में स्कूल एजुकेशन की परंपरा क्लास 1 से शुरू होती थी, लगभग उसकी आयु 5 या 6 साल से होती थी। भारत में शहरों में प्ले स्कूल की भी रचना हुई है इनफॉर्मली, भारत में ग्रामीण इलाका में आंगनबाड़ी की भी रचना हुई है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि पहली बार भारत की प्रारंभिक शिक्षा का एज बाल बाटिका 1 यानी आयु 3, बाल बाटिका 2 यानी आयु 4, बाल बाटिका 3 यानी आयु 5 और कक्षा 1 6 साल से शुरू हो। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशंस के कारण एक मूल पैराडिम शिफ्ट हुआ। भारत की फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बाल बाटिका से शुरू होगी। आज देश में स्वास्थ्य विभाग जो बच्चा आभा प्लेटफॉर्म पे उसकी जन्म की रजिस्ट्रेशन करता है, पंजीयन करता है, जो आगे चल के WCD डिपार्टमेंट के दायित्व में आता है, उसकी प्रारंभिक खेल कूद के माध्यम में शिक्षा और न्यूट्रिशन के लिए, और बाकी फॉर्मल एजुकेशन में स्कूल, ये तीनों विभाग राष्ट्रीय स्तर पे इकट्ठा काम कर रहे हैं, राज्यों में इकट्ठा काम कर रहे हैं, सभी राज्यों में काम किया जा रहा है। शिक्षा की एज को आयु 3 से खेलना, कहानी, खिलौना, नाटक, ये सारे के माध्यम से टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए आज हमने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहला रिकमेंडेशन है, उसका क्रियान्वयन तेजी से देश के सभी राज्यों ने कर रहा है, सभी स्कूल बोर्ड में कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा उपलब्धि मैं मानता हूँ। दूसरा, हमारी ये मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति अपने उत्कर्ष कब निकाल पाएगा, जब वो परिप्रकाश कर पाएगा अगर उस विषय में उसकी समझ बढ़ेगी, उसकी दक्षता होगी, उसकी स्पष्टता होगी। ये दक्षता, स्पष्टता, समझ तब हो पाएगी जिस भाषा में वो पहला शब्द सुना था, पहला शब्द बोला था, अगर प्रारंभिक अवस्था में उस भाषा में वो उसमें अभ्यास करेगा, दक्ष होगा, तब वो अपना श्रेष्ठ निकाल सकता है। मातृभाषा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योजना बनाई। भारत की अनेक भाषाएं हैं, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, सभी मातृभाषा आधारित प्रारंभिक अवस्था में शिक्षा हो, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक प्रमुख रिकमेंडेशन है। आज भारत के सभी राज्य इस काम को कर रहे हैं। CBSE पहली बार अपने सारे 30,000 स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दिया है, आपको बाल बाटिका 3 जो स्कूल से शुरू होगी, बाल बाटिका 3 क्लास 1 से 5 तक आपको मातृभाषा आधारित शिक्षा माध्यम बना देना है, पर वो काम शुरू हो गया है। ये दूसरा उपलब्धि। तीसरा उपलब्धि में कहूँ कि भारत की नौजवानों को सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनको कॉम्पिटेंसी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिग्री और सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हुनर, कॉम्पिटेंसी। स्किल इज utmost इम्पोर्टेंट ऑफ द कैरियर ऑफ द स्टूडेंट, द यूथ। भारत की शिक्षा नीति ये कह रही है 6वीं क्लास से 8वीं तक स्किल को इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं, प्रॉपर सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाए, इसमें हम कर रहे हैं। अभी 6 से 8 नया किताब ले आए, स्किल एक सब्जेक्ट बन के रहेगा, ऑप्शनल नहीं रहेगा, इलेक्टिव नहीं होगा। फिर आगे 9, 10, 11, 12 में चॉइस बेस्ड स्किल एजुकेशन की और डीपेनिंग स्टडी होगा। ठीक है। सारे कॉलेज एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में हुनर को, कॉम्पिटेंसी को, क्योंकि भारत एक नौजवानों की देश है, भारत अपना देश की आवश्यकता को तो पूरा करेगी ही करेगी, दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ताकत भारत की नौजवानों में हमने दिखा है। और दुनिया की सर्विस सेक्टर में अगर भारत की टेकीज नहीं जाएंगे तो दुनिया की कंप्यूटर ठप हो जाएगा। दुनिया की मेडिटेक भारत की नौजवानों की ताकत पे चलती है, दुनिया की फाइनेंशियल सर्विस भारत की नौजवानों की ताकत पे चल रही है। इसको और एक्सपेंड करना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सपेंड करना, ये स्किल बेस्ड एजुकेशन एक तीसरा रिकमेंडेशन था। चौथा रिकमेंडेशन था कि सारा विषय में भारत की एक सोच है, भारत की ज्ञान प्रवाह, भारत की ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारत की सभ्यता में सदियों पहले, हजारों साल पहले वैज्ञानिक प्रमाण आधारित समाज रचना की व्यवस्था थी। यह हमारी परंपरा है, उसको आज नए टेक्नोलॉजी, आज हमने AI को सारे क्षेत्र में यूज कर रहे हैं। हमारी पूरी डाटा को AI के माध्यम से एनालिटिक्स करके आने वाले 100, 200, 300 साल की मॉडलिंग करना,
IKS के अर्थ नहीं सिर्फ पुराने बातों को याद रखना, पुराने अनुभव आधार डिजिटाइजेशन कितना हो रहा है? ये पूरी काम पे इस बार बजट में व्यापक व्यवस्था किया गया है। 500 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है AI फॉर एजुकेशन के लिए। कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। ये हुआ चौथा। पांचवा मैं अंतिम में आऊंगा। देखिए, ये सारा विषय में आज आवश्यकता है कि भारत की आवश्यकता को भारत की नौजवानों ही पूरा करे। हम अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट को, हमारी एलिट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, IIT हो, NIT हो, स्टेट फंडेड अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, ये सारे का केवल मिशन नहीं होनी चाहिए अच्छा पब्लिकेशंस हो, अच्छा पेपर्स निकले, क्या प्रोडक्ट निकाला, गरीबों के कल्याण के लिए क्या उपलब्धि लाया। मैं अभी पालाकाड IIT गया था, वहाँ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर पालाकाड IIT नया IIT है, माननीय प्रधानमंत्री 2015 से उसको शुरू किए हैं। पिछले 10 साल के अंदर पालाकाड IIT ने वहाँ नया यंग वैज्ञानिकों को दायित्व देते हुए भारत की वेस्ट में से, ह्यूमन वेस्ट में से कैसे उसमें से एनर्जी निकालना, कैसे उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू निकालना, कैसे उसको रीयूज करके फिर पानी की समस्या को समाधान करना, उच्च स्तर की वैज्ञानिक प्रयोग हो रहा है। ऐसे नेशनल प्रायोरिटी के ऊपर भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए, भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए, भारत की नैसर्गिक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल भारत की प्रायोरिटी है, AI भारत की प्रायोरिटी है, एग्री टेक भारत की प्रायोरिटी है, मेडिटेक भारत की प्रायोरिटी है। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी डिफेंस टेक की ताकत दिखाई। ये सारे में भारत की नौजवान, अभी देखो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम अपने आवश्यकता को तो पूरा किए ही। हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट कभी कांग्रेस की शासन काल में सैकड़ों रुपया के अंदर था, माने 400, 500, 1000 करोड़ रुपया के अंदर था। आज जो बढ़ के 23,000 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट हमने किया है। एक्सपोर्ट बढ़ने से सिर्फ व्यापार नहीं बढ़ता है, भारत में रोजगार बढ़ती है, भारत में हुनर बढ़ती है, भारत की ब्रांड डेवलप होती है। इस बार भारत की डिफेंस प्रोडक्ट दुनिया के अंदर जा रही है। ये सारे में भारत में रोजगार सृजन होगी। राष्ट्रीय प्राथमिकता को आधारित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाए। 50,000 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री ने व्यवस्था करवाई है ANRF के लिए। भारत की विज्ञान, भारत की कला, भारत की साहित्य सभी के ऊपर रिसर्च हो, इसके ऊपर काम किया जाए। मुझे लगता है कि इस पर अगर मैं आपको छोड़ दूं तो आप 1-2 घंटे तो आराम से बोल सकते हैं, लेकिन अब आपने संक्षिप्त में 5 चीजें बताई हैं। अब मैं प्रॉब्लम्स आपको गिनाती हूँ। अब देखिए, ये पहला बैच निकल रहा है। अगर देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो क्या बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी? कई लोग 3 साल, अब कर्नाटक ने 3 साल वाला जो NEP पहले था वो NEP नहीं लागू कर रहे हैं, 3 साल पे वापस चले गए हैं। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल वो भी इसके लिए हामी नहीं भर रहे हैं। तो अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, कुछ बच्चे 3 साल में निकलेंगे, कुछ 4 साल में निकलेंगे, कंफ्यूजन और भ्रम नहीं पैदा होगा? देखो, मैं अंजना जी आपके सामने आज एक राज बताना चाहता हूँ। जिन राज्यों को नाम आप लिया है ना, सभी लोग एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं। कर्नाटक भी सभी लोग, कर्नाटक सबसे आगे हैं, लेकिन उनकी क्या एक उनकी 1-2 नेतृत्व की एक राजनीतिक दुविधा है कि उनको दिल्ली दिखाना है, खानदान को समझाना है कि भाई हम सत्ता में रहने के लिए हम आप ही की विचार को, यानी मोदी जी जो भी अच्छा काम करेंगे उसका हम विरोध करने की हमने एक फैशन बनाया है, इसलिए लोग ऐसे कर रहे हैं। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बार 5 साल पूरा हुआ है। मैं आपको 1000 उदाहरण दे पाऊंगा, 1000 उदाहरण दे पाऊंगा जिसकी रंग आने लगा है। जो असेसमेंट हमारी स्कूल बच्चों की, उसमें जो फैक्ट्स आए हैं, उसमें चौंकाने वाले फैक्ट्स आए हैं। भारत की ग्रामीण इलाका में लर्निंग आउटकम बढ़ रहा है। हमारी देश की एक जाने माने संस्था असर, प्रथम संस्था की जो असर रिपोर्ट है, उसमें भी पिछले 5-7 साल में उसकी इम्पैक्ट कैसे आया है उसको उन्होंने कहा है। उन्होंने अपना रिपोर्ट में लिखा है NEP एनर्जी दिखने लगा है, भारत की स्कूलों में, कॉलेजों में संख्या बढ़ने लगी है। तो आप कह रहे हैं सिद्धारमैया जी लागू कर रहे हैं, खाली उनकी मजबूरी है। उनको इनकी यहाँ का जो जिनकी दया से वो उनकी तो बंटवारे की बात थी 2.5 साल की। भाई 1-2.5 साल तो उनका पूरा होने वाला है और 2.5 साल को सिक्योर करने के लिए वो एक ही काम किया है कि मैं कितना जोर से भारत सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अनाप शनाप बोल पाऊंगा, उनकी नीतियों को कैसे गाली दे पाऊंगा, सर्टिफिकेट यहाँ मिलेगा। समग्र शिक्षा जो राशि है
तमिलनाडु सरकार का ये आरोप है कि सरकार रिलीज नहीं कर रही है, हमें पैसे नहीं दे रही है। देखिए, भारत सरकार तमिलनाडु को आर्थिक मदद जो उनके हक की हम दे ही रहे हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना में मिड डे मील में हम तमिलनाडु का एक छदाम भी रुके नहीं, सब दे रहे हैं। 2 दिन पहले तमिलनाडु की शिक्षा मंत्री मेरे को मिल के गए। हमने जो उनकी वाजिब हक, हम कहते हैं पीएम श्री में पैसा लो, हम देने के लिए तैयार है। लगभग तमिलनाडु को लगभग 700-800 स्कूल मिलेगा, यानी 1400-1500 करोड़ रुपया उनको व्यवस्था हो सकती है। वो लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे कि नहीं, हम अपने नीति में अड़ग रहेंगे। हम कह रहे हैं कि आपको एक फ्रेमवर्क में आना पड़ेगा। देखिए, भारत की संसद में पारित हुई पैसा ये किसी की व्यक्तिगत जेब की पैसा नहीं है, ये भारत की नागरिकों की पैसा है, भारत की करदाताओं की पैसा है। उसको लेने के लिए हम वित्त विभाग के सामने खड़े हैं। इनकी आईन नीति नियम को मानना पड़ेगा, भारत की GFR को मानना पड़ेगा, बजट की व्यवस्था को मानना पड़ेगा। ये भारत है। भारत वो कह रहे हैं आप आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। मैंने पीएम पोषण की पैसा उनकी अटका क्या? हम पीएम उषा में पैसा देना चाहते हो, लेना क्यों नहीं चाहते हैं? देखो, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। आप आपकी हेकड़ी दिखाओगे, ये नहीं चल सकता है। भाषा विवाद पर आते हैं, चूंकि तमिलनाडु की बात हुई है सर, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसा आपने भी कहा कि सभी भाषाओं को, जो मातृभाषाएं सबकी है, सबको सम्मिलित करने की बात हो रही है। लेकिन दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। अब दक्षिण का कोई बच्चा यहाँ आएगा, उसके लिए नए सिरे से हिंदी पढ़ना, उसमें एग्जाम देना एक प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ का कोई बच्चा वहां जाएगा, अगर उस पर स्थानीय भाषा थोपी जाएगी तो मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में एक अलग लड़ाई छिड़ी हुई है भाषा विवाद पर बतौर शिक्षा। देखो, जमीन में कुछ और दिख रहा है अंजना जी, जमीन से कुछ और दिख रहा है, राजनीति कुछ और हो रही है। आपने कहा कि भाई वहाँ की भाषा सीखने में दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है। अभी अभी इस बार की जो अप्रैल मई में रिजल्ट आई, देश की मैट्रिक बोर्ड की 12th की रिजल्ट आई, तमिलनाडु बोर्ड में बिहार की एक बेटी ने तमिल लैंग्वेज में 100 में से 100 नंबर रखा है। मजदूर की बेटी था, पिताजी उनके वहाँ मेहनत का व्यक्ति है, वहाँ काम कर रहे हैं। उनकी बेटी वहाँ की तमिल मीडियम स्कूल में पढ़ रही है। हमको तमिल भाषा के प्रति अत्यंत आदर है, सभी भारतीय भाषाओं के प्रति अत्यंत आदर है। मैं 2-3 विषय स्पष्ट करूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में हमने कहीं नहीं कहा है कि आपको कोई निर्दिष्ट भाषा को पढ़ना पड़ेगा। हमने इस नीति में ये कहा है आपकी प्रारंभिक अवस्था की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा करना होगा। तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती और आंध्र और तेलंगाना में तेलुगु। ये तो होना ही है। हम तो, ये हमारा नीति है, तो आपत्ति किस विषय की है? मैंने जब कहता हूँ तो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं, सब करना चाहिए। अब भी भारत की जो व्यवस्था है, अगर मैं ऐसे ही कहूँ तो कांग्रेस की भी राज लंबे समय तक चला। उन्हीं की व्यवस्था में ये जो भाषा विवाद एक तत्व है ना, ये कांग्रेस की देन है। 2014 की पहले से भी या 2020 से पहले से भी भारत में त्रिभाषी फॉर्मूला है। 6 से 8 तक हमने क्या कहा, अब 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 साल में 3 भाषा पढ़ाओगे। 2 साल और एक्सटेंड किया, लेकिन और थोड़ा रिफॉर्म किया आपने। 2 भारतीय भाषा होनी चाहिए। आप मातृभाषा पढ़ो, आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। आपको जो तीसरा भाषा, आप कोशिश करो आप एक भारतीय भाषा लो। अभी भी तमिलनाडु में, मैं जब परसों तमिलनाडु के मंत्री जी आए थे, मैं उनको तथ्य दिखाया। उन्हीं की राज्य की, उन्हीं की सरकार की जो इन्फॉर्मेशन है, उन्हीं को उनके सामने रखा। तमिलनाडु में अभी भी 3 भाषा में पढ़ाया जाता है। अभी वहाँ तो तमिलनाडु में तमिल भाषा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या घट रही है। वो एक विचित्र प्रॉब्लम उनके लिए है। हम कहते हैं तमिल में पढ़ाओ, वो कहते हैं तमिल में हम घटाएंगे। उनकी तथ्य कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। शासन उनके हाथ में है। अभी तमिल में पढ़ना अच्छा बात है, इंग्लिश में पढ़ो, कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ तेलुगु में पढ़ाया जाता है, बहुत बढ़िया है। मलयालम में पढ़ाया जाता है, बहुत बढ़िया है। कन्नड़ में पढ़ाया जाता है, बहुत बढ़िया है। उर्दू में भी पढ़ाया जाता है, कोई आपत्ति नहीं। हमने तो नहीं कहा हिंदी में पढ़ाओ, कहीं नहीं कहा हिंदी में पढ़ाओ। कुछ बच्चे हिंदी में भी पढ़ ही रहे, उनकी चॉइस है। आप कौन होते हो विद्यार्थी की अपना विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व को आप सीमित करने के लिए? मल्टीलिंगुअलिज्म विश्व की आवश्यकता है। UN में उसके ऊपर चार्टर बनी है, रिकमेंडेशंस हुए हैं। किस दिवालिया दिमाग दुनिया में आप हो? कौन आपके ऊपर हिंदी थोप रहा है? ये आपकी राजनीति है, ये आपकी सीमित सोच है, और उनके साथ कांग्रेस पार्टी हाँ में हाँ मिला रही है।
चलिए अगले विषय पर जाते हैं और वो है कास्ट सेंसस, जाति की राजनीति। और जाति की राजनीति चुनाव में आप माने ना माने सर आती है। राहुल गांधी कह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपने संघ से जुड़े हुए लोगों को भर दिया है, SC, ST, OBC की जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं और ये एक लापरवाही नहीं है, ये एक साजिश है पिछड़ी जातियों को शिक्षा क्षेत्र से बाहर रखने। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में मैं इतना कहूँ कि वो एक बैंकरप्ट व्यक्ति है। सच के साथ उनकी कोई संबंध नहीं है। झूठे असभ्य तरीके में बातों को रखना उन्होंने एक PhD किया है 2014 में। तब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में लगभग 16,290 तक पोस्ट था। उसमें से 37% वैकेंट था कुल मिला के पोस्ट में से। आज जब मैं 2025 में आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये नंबर बढ़ के लगभग 18,500 हुआ है। यानी लगभग हमने 2,500 हजार पोस्ट ज़्यादा बनाए हैं पिछले 10 साल में। ठीक है। उसमें से सिर्फ रिक्त 25% है। आपके समय में 30% था, 37% था, अभी 25% है। आप ही के समय में SC, ST, OBC रिजर्वेशन की कोई गारंटी नहीं था। आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को पूरा करने के लिए रिजर्वेशन कहते थे, लेकिन ये कहते थे कि भाई आप नाम के लिए रिजर्वेशन की कैटेगराइजेशन कर दो, आपने उसको रोस्टर बना दो, लेकिन जब इंटरव्यू में कोई आएगा ही नहीं, हमने तो व्यवस्था बनाई नहीं, जब आएगा नहीं तो उसको खाली रखो। खाली रखने के बाद फिर उसको कर दो नॉट फाउंड सुइटेबल एंड कन्वर्टेड टू अदर कैटेगरी। इस देश में मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, कर्तव्य पथ के ऊपर कह रहा हूँ, पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018-19 में एक संशोधन किया, एक नई कानून लाया। उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षक नियुक्ति पे रिजर्वेशन को मैंडेटरी कराया। अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है तब वो खाली रहेगा, रिक्त रहेगा, वो भरा नहीं जाएगा। जब मिलेगा तब भरा जाएगा। उसी को वो जनरल कैटेगरी नहीं जाएगा। ये पहली बार राहुल गांधी जी में अगर सत्य के ऊपर एक ही लेस मात्र उनकी भरोसा है, वो संविधान को लेके घूम रहे हाथ में। संविधान के ऊपर हाथ रख के वो किसी भी सार्वजनिक मंच पे वितर्क के लिए हम उनकी उत्तर देने के लिए राजी है। आपके समय में क्या कानून था? हमने धोखा दिया था SC, ST को। आप कहते हो आपके खानदान, आपकी बड़े दादा पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखे थे, रिजर्वेशन इस देश के लिए सांप है। आपकी माता जी ने काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर लंबे समय तक बैठे रहे। आपकी पूज्य पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी पानी पी के पार्लियामेंट में मंडल कमीशन को लागू होते हुए गाली दिए थे। आपकी माँ एक पिछड़े जाति की व्यक्ति सीताराम केसरी को धक्का मार के कांग्रेस पार्टी की गद्दी छीनी थी। और आप अकंठ वंचित वर्गों की विरोधी आदमी हो। आपकी सर से पैर तक घृणा है वंचित वर्गों के प्रति। आप एक कुंठित मानसिकता, एक झूठे असभ्य व्यक्ति से क्या अपेक्षा करोगे? तथ्य मैं कह रहा हूं, मैं चुनौती देता हूं, कोई भी मंच पे आके तर्क करो, आपकी तथ्य और हमारी 11 साल की तथ्य आपके सामने रखेंगे। एक चैलेंज जो आपके लिए बहुत बड़ा है सर, वो है पेपर लीक का। ये सच है कि नीट की परीक्षा में पिछली बार हुआ, उसके बाद से उतनी कंप्लेंट्स अभी नहीं आई हैं, लेकिन पेपर लीक देश भर में कभी उत्तर प्रदेश से, कभी बिहार से, और बिहार में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। छात्र, देखिए ये तो पॉलिटिक्स से परे है, कोई राजनीतिक पार्टी विरोध में बैठ सकती है, लेकिन पेपर लीक तो बच्चों से जुड़ा हुआ है, उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। पेपर लीक के इस त्रासदी से आप देश को कैसे मुक्त कराएंगे? देखिए, ये एक अव्यवस्था है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। पिछले बार भी जब नीट की अव्यवस्था हुई थी, मैं मुंह छुपा के नहीं भागा था। मैंने उसके लिए जिम्मेवारी ली थी और उसको हमने सुधारा। कोई एक सुध की भी नहीं है, जीरो टॉलरेंस करना। उस प्रकार की फुल प्रूफ व्यवस्था हम नीतिक सुधार करके, प्रशासनिक व्यवस्था करके और टेक्नोलॉजी को उपयोग करके हम कई प्रकार की उपक्रम के माध्यम से, कई प्रकार की इनिशिएटिव के माध्यम से, फिर मैं आपको जिम्मेवारी कहूँ, उस अव्यवस्था को, आज अव्यवस्था कहीं कहीं है, उसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, उसको शून्य तक ले पहुँचाना ये हमारी दायित्व बनती है। ये आपका कमिटमेंट है? बिल्कुल, ये कमिटमेंट जरूर पूरा सरकार भाग ही नहीं सकता। छात्रों से ही जुड़ा हुआ एक और विषय है सर, झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिर गई, 7 बच्चे। अब हम अपना टैक्स किस लिए देते हैं? हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए देखते हैं, और अगर उनकी अर्थी निकलेगी, मैं मानती हूँ कि अभी जो स्कूल्स है वो दोनों का रीजन में आता है, स्टेट और सेंट्रल, बट आप क्या कर सकते हैं सर? स्कूल की ऐसी हालत, हम देश में हम बात कर रहे हैं कौन सी सदी में जाने का, विश्व गुरु बनने का। देखिए, भारत में 15 लाख स्कूल्स हैं। हमें सारे स्कूल्स की
इस प्रकार की जो घटना कभी कभी आती है, इसको जब हम सुनते हैं हमको भी बहुत, एज अभिभावक, एज भारत की नागरिक, हमें बहुत ही कष्ट होती है। मैं उससे भी फिर कहूं कि मैं और हमारी सरकार इस प्रकार के दायित्व से मुंह छुपाने वाले लोग नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान को तुरंत ही फ़ोन किया, शिक्षा मंत्री जी को फ़ोन किया, वहाँ के और जनप्रतिनिधियों से बात किया, हमारी प्रशासनिक स्तर पे भी चर्चा हुई। हम इस प्रकार की दुर्घटना ना हो, भारत सरकार जितना भी नीति सुधार और इसके लिए जितना भी मदद करना चाहिए वो सारे काम भारत सरकार भी करेगी। राज्य सरकारों से मिल बैठ के उसकी रास्ता भी, इस पर दुर्घटना ना हो। बालासोर पर अब आते हैं, चूंकि आप उड़ीसा से हैं सर, और बालासोर में भी यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी, जहां पर एक छात्र को सेक्सुअल हैरासमेंट का उसने आरोप लगाया था, किसी ने बात नहीं सुनी, वो स्थानीय सांसद के पास गई और फिर कैंपस में उसने अपने आपको आग लगा लिया। मतलब उसकी पीड़ा का हम लोग कल्पना कर सकते हैं। मैं उस घटना को सिर्फ निंदा करूं या सिर्फ जिम्मेदारी लूं, दोनों चीज़ करूं तो शायद पर्याप्त नहीं होगा। बालेश्वर में 2-3 प्रकार के विषय हैं। जो घटना हुई है इसको कितना भी चिंता जताए, निंदा करे, जिम्मेदारी ले, वो कम होगी। एक आखिरी सवाल मेरे मन में आया सर, मैं पूछने से रोक नहीं पा रही हूँ। आपकी पूरी जीवनी को मैंने देखा भी है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, पार्टी के लिए काम करना, संगठन के लिए काम करना, पद मत देखो, ये सब हम लोग लंबे वक्त से आपको फॉलो कर रहे हैं और आपका इलेक्शन कवरेज भी कर रहे हैं। अब सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक चर्चा हो रही है कि एशियन कप में क्या भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होना चाहिए? देखो, देश की सेंटीमेंट को आहत करने लायक कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए। देश की मिजाज, देश की मूड, इसको अनदेखा नहीं करनी चाहिए। जो लोग कॉस्मेटिक रिश्ता बनाना जानते हैं ना, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और खून इकट्ठा नहीं बहेगा। तो बल्ला और बंदूक भी तो नहीं चलना चाहिए सर। कोई भी विषय ऐसा हम ना करें, इस प्रकार की वितर्क को ना करें जो राष्ट्रीय मानसिकता को आहत पहुंचाएगी। इंटरव्यू के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि अध्यक्ष चुनने में बीजेपी को इतना टाइम क्यों लग रहा है, और आपका नाम भी बहुत चल रहा है सर। मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, उतने में मैं जिंदगी भर पार्टी के कार्यकर्ता बने रहूँ। मेरे मन में मनुष्यता, मेरे मन में संस्कार, मेरे मन में निष्ठा बने रहे, उसमें आप मेरे को मदद करो अंजना जी। मैं संतुष्ट हूँ जहाँ हूँ, मैं तृप्त आदमी हूँ। मेरे को अवसर दिया महाप्रभु जगन्नाथ जी ने, मेरे राज्य की जनता ने, हमारे देश के लोगों ने और मेरे नेतृत्व ने, मेरे विचार ने। मैं सबके प्रति संतुष्ट और समर्पित हूँ। मेरे को जो भी काम दिया गया है मन से किया हूँ, जो भी काम कभी भविष्य में मिलेगा उसको भी मन से करूँगा। कहाँ कहाँ ये सामाजिक जीवन में कौन कहाँ बैठा, इसके कोई मायने नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र प्रधान जी, आज तक पर आने के लिए और अपना समय देने के लिए। उम्मीद है कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ और बदलती है, एनईपी आगे बढ़ता, आपसे फिर से चर्चा करें। बहुत धन्यवाद। बहुत